डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। आज का टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स। जैसा कि हमें पता है, प्लांट्स में ग्रोथ ऑलरेडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस के दौरान हमें प्लांट्स में अलग अलग तरह के मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये मूवमेंट्स अगर हम बात करें हायर प्लांट्स में, तो मोस्टली दो नेचुरल कैटेगरीज में फॉल करती है, जैसे कि नेस्टिक और ट्रॉपिक। लेकिन अगर हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हायर प्लांट्स के बारे में बात करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है प्लांट किंगडम में लोअर प्लांट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर भी कुछ मूवमेंट्स रिकॉर्ड तो किए ही गए हैं, और हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट्स लोअर प्लांट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं वो ही एक्चुअल मूवमेंट है, क्योंकि वो है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट्स पार्ट या प्लांट का जाना। यूनिसेलुलर में तो हमने देखा ही है कि वहाँ फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हायर प्लांट्स में ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है प्लांट ऑर्गन्स तक। कुछ प्लांट पार्ट ही ये मूवमेंट शो करते हैं। तो हम बेसिकली प्लांट्स के मूवमेंट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर मोस्टली हायर प्लांट्स में रिकॉर्ड किया गया है। तो मूवमेंट चाहे जैसा भी हो, लोकोमोशन का हो या कर्वेचर का, आपको पता है प्लांट में मूवमेंट तभी होगा जब उसे कोई ना कोई स्टिमुलस मिलेगा। ये स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। स्टिमुलस बेसिकली क्या है? इन्वायरमेंट में चेंज है, जिसकी वजह से प्लांट में वो रिस्पॉन्स देखने को हमें मिलता है। तो मूवमेंट क्या हो गया? प्लांट का रिस्पॉन्स ही है स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो ये स्टिमुलस अगर इंटरनल है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑटोनोमस मूवमेंट शो कर रहा है, जो कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। जबकि अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल है तो हम इसे कहेंगे इंड्यूस मूवमेंट या पैराटोनिक मूवमेंट। तो अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन की, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, जैसे मैंने बताया, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस में। और अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले लोकोमोटरी ऑर्गन के द्वारा होने वाले, यानी जैसे सीलियरी मूवमेंट या फ्लैजुलर मूवमेंट। उसके बाद अमीबॉइड मूवमेंट, साइक्लोसिस मूवमेंट एंड एक्सक्रीटरी मूवमेंट। जबकि इंड्यूस्ड में हम थर्मोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक और फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में इंड्यूस मूवमेंट को हम टोटली टैक्टिक मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। जबकि मूवमेंट ऑफ कर्वेचर को डिवाइड किया गया है दो भागों में, वाइटल एंड मैकेनिकल मूवमेंट। मैकेनिकल मूवमेंट मोस्टली नॉन लिविंग पार्ट में है और ये एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट है। यहाँ पर वाटर के एब्जॉर्प्शन से ही मूवमेंट ड्रिवन होता है, या वाटर की कमी या वाटर की अधिकता, यही इसके मूवमेंट को तय करती है। जबकि वाइटल की अगर हम बात करें तो इसे हम अगेन ऑटोनोमस या स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वेरिएशन हो सकता है, जो कि डायर्नल वेरिएशन के फॉर्म में हो सकता है, फोटो पीरियड्स के वेरिएशन के फॉर्म में हो सकता है, और मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, जैसा कि न्यूटेशन है, हाइपोनेस्टी है और इपिनेस्टी। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट रिवर्सिबल नहीं होते हैं, यानी ये ग्रोथ के साथ ही हमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम इंड्यूस टाइप के मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट रिवर्सिबल होते हैं, जैसा कि ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में देखा गया है। अगर हम ट्रॉपिक की मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर थिग्मोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, थर्मोट्रॉपिक, इसी तरह से हम इसको कीमो और हाइड्रोट्रॉपिक में भी डिवाइड कर सकते हैं। जबकि नेस्टिक मूवमेंट को हम सिस्मोनेस्टिक, निक्टिनेस्टिक और हेप्टोनेस्टिक में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इन सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में बात करेंगे। फ्लैजुलर मूवमेंट या सीलियरी मूवमेंट, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया है कि फ्लैजुला और सीलिया की हेल्प से ही लोकोमोशन पॉसिबल है, और ये फ्री स्विमर्स में देखने को मिलता है। फ्री स्विमर्स मोस्टली यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं,
जैसा कि आपको पता है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स है। इसके अलावा एल्गी में बहुत सारे ज़ूस्पोर्स ऐसे हैं जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और जो मूवमेंट शो करते हैं। सेकेंड टाइप का मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट है। यहाँ पर अमीबा जैसे मूव करता है यानी सूडोपोडिया की मदद से। और साइक्लोसिस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट साइटोप्लाज्म में रिकॉर्ड किया गया है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग कहते हैं, यानी ये विद इन द सेल पॉसिबल है। तो साइक्लोसिस चाहे रोटेशन में हो या फिर सर्कुलेशन में हो, जैसा कि हमने ट्रेडेस्केंशिया में देखा है। अगर हम इंड्यूस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी होल प्लांट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पर फ्लैजिला और सीलिया की मदद भी ली जा सकती है। लेकिन इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए या इसको स्टिमुलेट करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लाइट, टेम्परेचर, केमिकल कुछ भी हो सकता है। केमिकल की प्रेजेंस की वजह से मूवमेंट शो हो रहा है तो उसको हम लोग कीमोटैक्टिव मूवमेंट कहते हैं। कीमोटैक्टिव मूवमेंट्स हमें बेसिकली देखने को मिलता है मेल गैमीट्स के मूवमेंट में, जो फीमेल गैमीट्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं और फ्यूजन में फैसिलिटेट करते हैं। जबकि लाइट के डायरेक्शन की तरफ क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट है इसको हम लोग फोटोटैक्टिव मूवमेंट कहते हैं। और इसी तरह क्लेमाइडोमोनास और दूसरी ग्रीन एल्गी जो यूनिसेलुलर है वो कोल्ड टेम्परेचर से वार्म टेम्परेचर की ओर शिफ्ट होती हैं। इस मूवमेंट को हम लोग थर्मोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर हम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इसे हमने जैसा दो भागों में डिवाइड किया था, मैकेनिकल और वाइटल। मैकेनिकल मैंने बताया ही आपको, यह हाइग्रोस्कोपिक फोर्स की वजह से होता है। हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट हमने फर्न में और मॉसेस में रिकॉर्ड किया है। मॉसेस के कैप्सूल जब बहुत ड्राई हो जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। इसी तरह एन्युलस में जब वाटर स्कैर्सिटी होती है तो फर्न के एन्युलस भी श्रिंक कर जाते हैं, जिससे स्टोमियम ओपन अप हो जाता है। तो ये एक तरह का मैकेनिकल मूवमेंट शो कर रहा है। जबकि वाइटल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो वाइटल मूवमेंट्स को भी हमने ऑटोनोमस और इंड्यूस में डिवाइड किया हुआ है। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन में जैसा हमने डेस्मोडियम गायरेंस में देखा है कि इसमें लेटरल लीफलेट्स हैं जो कि टर्जिडिटी में चेंज होने की वजह से मूवमेंट शो करती हैं। जबकि मूवमेंट ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनइक्वल ग्रोथ होने की वजह से मूवमेंट शो होता है। जैसा न्यूटेशन, यहाँ पर एपेक्स की ब्रांच जो है उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपको पता है टेंड्रिल्स जो होते हैं वो स्पाइरल हो जाते हैं और ये टेंड्रिल्स प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। हाइपोनास्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लीव्स के जो पेटल्स होते हैं उसमें ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। और हाइपोनास्टी में एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे बड के फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलता है कि एक क्लोज बड फॉर्म हो रही है। उसी तरह इपिनास्टी की अगर हम बात करें तो ये फ्लावर के खिलने यानी कि बड की ओपनिंग या लीफ की ओपनिंग में जैसा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रोथ जो है ये अपर सरफेस में ज़्यादा हो रही है, जबकि हाइपोनास्टी में लोअर सरफेस में ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी। पैराटोनिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसे हम डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। डायरेक्टिव मूवमेंट जैसा कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है और नॉन डायरेक्टिव जैसा कि नास्टिक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली यहाँ प्लांट का टर्न करना है स्टिमुलस की ओर या स्टिमुलस से अगेंस्ट। फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें जिसको हेलियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि प्लांट लाइट सोर्स की तरफ ही मूव करता है और इसी को हम लोग पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं। और जो लाइट सोर्स के अवे होगा उसको हम लोग नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहेंगे। इसी तरह हमने जियोट्रॉपिज्म के बारे में भी देखा है। हमें पता है कि रूट्स जो है वो हमेशा सॉइल की डायरेक्शन में ही ग्रो करती है, जबकि शूट हमेशा ही ऊपर की ओर यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करती हैं। तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, जबकि रूट्स हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं। हम कैसे भी सीड्स को शो करें, रेडिकल और प्लूम्यूल हमेशा ही पॉजिटिवली और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ही रहेंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोट्रॉपिज्म भी प्रेजेंट है, यानी कि वाटर यहाँ पर स्टिमुलस प्ले कर रहा है। जैसा कि हमने रूट की ग्रोथ में देखा है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक
ट्रॉपिस्म यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि रूट वाटर के डायरेक्शन में ही ग्रो करती है जहां पर उसे वाटर मिलता है। जबकि थिग्मोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्टिमुलस टच है यानी कि कांटेक्ट है। कीमोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टिमुलस केमिकल के रूप में है, जैसा कि ओवरी फीमेल पार्ट्स जो हैं ये ऐसे केमिकल्स रिलीज कर जिससे मेल काउंटर पार्ट अट्रैक्ट हो सके और उसको गाइडेंस मिल सके सही पाथ चुनने के लिए। थर्मोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, यहाँ पर टेम्परेचर स्टिमुलस है। ट्रॉपिक मूवमेंट पे हमने देखा है कि यहाँ पर स्टिमुलस डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि या तो ये स्टिमुलस की तरफ होगा और या फिर स्टिमुलस से अवे। जबकि नेस्टिक मूवमेंट में भी यही स्टिमुलस प्ले करते हैं, यानी लाइट, टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन पहले से ही फिक्स है। इसका मतलब स्टिमुलस हम कहीं से भी दें, किसी भी ओर से, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा हमें एक जैसा ही मिलेगा। जैसा कि हमने सिस्मोनास्टिक मूवमेंट में देखा है, यहाँ पर पल्वीनस स्टिमुलस को रिसीव करता है और पूरी लीफ ड्रूपिंग शो करती है। निक्टिनास्टिक मूवमेंट, जिसे हम स्लीपिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं, नक्स जिसका मीन्स होता है नाइट, तो ये इससे ही डिराइव हुआ है निक्टिनास्टिक वर्ड। तो यहाँ पर प्लांट कुछ ऐसे पैटर्न शो करते हैं कि हमें लग रहा है प्लांट सो रहा है। जैसा कि हमने ऑक्जेलिस की लीफ में देखा है, डे टाइम में लीफ पूरी एक्सपेंडेड रहती है, लेकिन जैसे ही नाइट होती है वैसे ही लीफ सारी के सारी एरो शेप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सारी लीफ ड्रूप हो जाती है और एक एरो शेप बना लेती है। तो ये रिस्पॉन्स ऑक्जेलिस में लाइट की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फोटोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। जबकि थर्मोनेस्टिक टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से होता है, जैसे क्रोकस के फ्लावर या फिर ट्यूलिप्स के फ्लावर, जो कि हाई टेम्परेचर में ही ओपन होते हैं, जबकि लो टेम्परेचर में ये क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह थ्रिग्मोनास्टिक मूवमेंट, ये भी टच जैसा मूवमेंट है। यहाँ पर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी, जो इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और प्लांट को डायरेक्ट करते हैं सर्टेन मूवमेंट के लिए, जैसा हमने ड्रोसेरा में देखा हुआ है। यहाँ पर इंसेक्ट के टच होते ही सेंसरी हेयर से पूरी लीफ बंद हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।